Assalamu alaikum students and welcome back to the YouTube channel. I hope that you all are fine and in a very good health. Today we are going to start unit number 5, Pressure and Deformation of National Book Foundation, which is a federal textbook board. And the main motive of this video is to understand all the short response questions very well and in a very detailed way and in a very simple and easy way. And in order that you can understand all the concepts and then write it in your own words. So without wasting our time, let's move towards our video. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. इफ अ लिक्विड हैज अ डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मर्करी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन बैरोमीटर. अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं. एक चीज ये है कि उन्होंने कंपैरिजन लिया है कि एक साइड पे आपके पास लिक्विड पड़ा हुआ है, एक साइड पे आपके पास मर्करी पड़ा हुआ है, और लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी क्या होता है कि कितना टाइटली कोई भी चीज पैक्ड हुई हुई है. ठीक है, तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ट्वाइस है, मतलब डबल है मरकरी की डेंसिटी की. ठीक है, मरकरी तो आप लोगों को पता होगा ना, दैट इट इज अ मेटल और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, हमारे थर्मामीटर्स में होता है ये. और अब वो ये कह रहे हैं कि लिक्विड की डेंसिटी जो है वो ट्वाइस होगी है मरकरी की डेंसिटी से, मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मरकरी. व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर में हम लोग ये कहते हैं कि बैरोमीटर एक्चुअली ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ करते हैं. हमने जो वेदर फोरकास्ट करना होता है, हम लोगों को पहले प्रेडिक्शन आ जाती है ना कि कल बारिश है या कल सनी डे है, तो उन चीज़ों को प्रिडिक्ट या फोरकास्ट करने के लिए यही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है. तो उस बैरोमीटर के अंदर अगर हम लोग मरकरी की जगह पे लिक्विड रख देंगे तो उसकी हाइट पे क्या इफेक्ट आएगा, उसकी हाइट क्या होगी. बेसिकली क्वेश्चन ये है हमारे पास. क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. अब इस फॉर्मूला में हमारे पास फॉर्मूला है दैट रो प्रेशर ऑफ या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है रो जी एच के. और रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की डेंसिटी को रो रिप्रेजेंट कर रहा है. जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच जो है वो हमारे पास उस लिक्विड कॉलम की हाइट है. फॉर मर्करी बैरोमीटर, अगर उस बैरोमीटर के अंदर फॉर एग्जांपल मर्करी है तो हम उस वक्त इस फॉर्मूला को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? उस वक्त हम क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो जी है वो चेंज नहीं होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा. आप जहां मर्जी है जो चीज मर्जी डालें बट जी विल रिमेन कांस्टेंट विच इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. जहां चेंज आएगा वो आएगा रो में और आपकी हाइट के अंदर. तो आप अगर फॉर एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं दैट इन द बैरोमीटर देयर इज अ मर्करी, सो यू विल ट्रांसफॉर्म दिस सीक्वेंस एज रो मर्करी इनटू जी इनटू एच ऑफ मर्करी. मतलब इसमें जो रो होगा वो डेंसिटी आ जाएगी मर्करी की, एच जो होगा वो हाइट आ जाएगा मर्करी कॉलम का. तो हमने मर्करी बैरोमीटर के लिए इसी इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है. ओके, अब हमारे पास हमने पीछे देखा कि हमने अगर मर्करी का फॉर्मूला बनाना है तो हमने उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है. अब हमने उसी फॉर्मूला को लिक्विड के लिए ट्रांसफॉर्म करना है. तो लिक्विड के लिए कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे? इट इज सो सिंपल. थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, इसको इजीली समझेंगे, आसानी से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अब यहाँ पे देखें, अब हमने इसको लिक्विड के लिए ट्रांसफॉर्म करना है तो हम वही काम करेंगे जो हमने मर्करी के लिए किया. रो के साथ हम लोग लिक्विड लगा देंगे और हाइट के साथ लिक्विड लगा देंगे. अब हमने इस क्वेश्चन में ये पढ़ा था दैट लिक्विड हैज डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मर्करी. इसका मतलब कि लिक्विड की डेंसिटी कब इक्वल आएगी? जब मर्करी की डेंसिटी डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट डेंसिटी ऑफ लिक्विड या रो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रो ऑफ मर्करी, या मर्करी की डेंसिटी को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तब जाके लिक्विड की डेंसिटी बनेगी. अब हमने ये फॉर्मूला देखा था दैट रो एटीएम इज इक्वल्स टू या पी एटीएम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू रो एल जी एच एल. हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे देखा था ना, इसी को मैंने यहाँ लिक्विड की जगह एल लिख दिया है. सो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू रो एल जी एच एल. ठीक हो गया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऊपर वाली इक्वेशन से भी पता चला दैट रो लिक्विड किसके इक्वल है? 2 रो मर्करी के. तो हम इस रो लिक्विड की जगह पे ये 2 रो मर्करी लिख देंगे यहाँ पे. बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी. ये जी एज इट इज यहाँ पे आएगा, ये वाला एच एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, इस रो एल की जगह पे ये वाली इक्वेशन पुट की और इस रो एल की जगह पे हमने ये 2 रो मर्करी यहाँ पे पुट कर दिया. आफ्टर दैट हमें ये पता चला
कि ये वाली इक्वेशन भी रो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, और ये वाली इक्वेशन या वो जो मरकरी वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ना, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू रो ऑफ मरकरी जी और एच ऑफ मरकरी, हमने ये पढ़ा था। तो हम वही वाली इक्वेशन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल थी, ये वाली भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल थी, और ये वाली इक्वेशन भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा रो एम जी एच एम, जो हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी, दैट रो ऑफ मरकरी जी एच ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आएगी, 2 रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच ऑफ लिक्विड। ओके, हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा था that rho m GHM is equals to 2 rho m GH of L. यहाँ पे क्या होगा, this rho m is cancelled with this rho m and this G is cancelled with this G. तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2H of L, हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बचा, HM। ठीक हो गया। अब हमें क्वेश्चन में ही कहा गया था व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। एक्चुअली में हमने लिक्विड कॉलम की हाइट निकालनी है। फॉर दैट पर्पज हम यहाँ से एच एल को अलहदा कर लेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स द कॉलम हाइट विल बी हाफ ऑफ द मरकरी कॉलम हाइट। इसका मतलब ये है कि अगर एक बैरोमीटर में मरकरी है, दूसरे बैरोमीटर में लिक्विड है, तो लिक्विड की हाइट हाफ हो जाएगी मरकरी के हाइट की। जैसा कि एक स्टैंडर्ड मरकरी बैरोमीटर होता है, उसकी हाइट हमारे पास होती है एच एम इज इक्वल्स टू 7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर। लाइक अगर एक बैरोमीटर के अंदर मरकरी 76 सेंटीमीटर है, तो 76 का हाफ इज 38। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 38 हमारे पास आंसर आएगा। सो दैट मीन कि दूसरे बैरोमीटर जिसमें लिक्विड है उसकी हाइट कितनी होगी, 38 सेंटीमीटर, विच इज द हाफ ऑफ द मरकरी बैरोमीटर विच हैज अ हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई वुड नॉट बी एबल टू सिप वाटर विद अ स्ट्रॉ ऑन द मून। हम लोग मून के ऊपर हैं और हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर हम लोग स्ट्रॉ डिप करते हैं, और आफ्टर डिपिंग द स्ट्रॉ हम लोग उस वाटर को सिप नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग उस वाटर को सिप नहीं कर सकते उस स्ट्रॉ के थ्रू जब हम लोग मून के ऊपर होंगे। तो ये प्रोसीजर क्यों होता है, हमने इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ओके, हम लोग क्वेश्चन आंसर रीड कर लेते हैं। व्हेन वी सक ऑन द स्ट्रॉ, जब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉ में से सक करेंगे, वी आर रिमूविंग सम ऑफ द एयर इनसाइड द स्ट्रॉ। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक्चुअली उस स्ट्रॉ के अंदर जितनी भी हवा मौजूद होगी, सकिंग के प्रोसेस के थ्रू वो हवा हम रिमूव कर देंगे, हवा खत्म हो जाएगी उसके अंदर से। दिस क्रिएट्स अ स्पेस विद लेस एयर प्रेशर। होगा क्या इससे, उस स्ट्रॉ के अंदर जो एयर था वो तो हमने निकाल दी सारी बाहर, तो अंदर क्या होगा, ऐसी हवा रह जाएगी जिसके अंदर एयर प्रेशर नहीं होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उस स्ट्रॉ के अंदर। नाउ द एयर आउटसाइड द स्ट्रॉ एंड अराउंड द कैन, अगर कैन कंसिडर करें तो अब क्या होगा, उस स्ट्रॉ के बाहर या उस कैन के बाहर जो हवा होगी इज स्टिल पुशिंग विद फुल फोर्स। अब वो तो अभी तक फुल फोर्स के साथ पुश कर रही है ना, उस कैन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। बेशक हमने अपनी तरफ से उस कैन के अंदर की हवा को बाहर निकाल दी है, बट उस कैन के इर्द गिर्द हमारे एटमोस्फेयर में जो भी हवा है वो प्रेशर या फोर्स लगा रही है उस कैन के ऊपर। तो क्या होगा, बिकॉज देयर इज लेस प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। अब स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम हो गया क्योंकि हमने हवा बाहर निकाल दी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर या एयर प्रेशर अंदर कम हो गया। द स्ट्रॉन्गर आउटसाइड एयर पुशेस प्रेशर pushes the water up the straw and into our mouth. अब क्या होगा, हमने स्ट्रॉ से सक किया, अंदर की सारी हवा बाहर निकाल दी, बाहर निकालने से अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, अंदर कोई एयर प्रेशर नहीं, कोई एयर नहीं है। बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में तो एयर है, वो एयर उस कैन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। जब वो फोर्स अप्लाई करेगी, उसको प्रेशर अप्लाई करेगी, तो क्या होगा, उस प्रेशर के थ्रू वो पानी उस स्ट्रॉ से ऊपर वाली साइड पे आएगा और हमारे माउथ में आ जाएगा। इट्स लाइक द आउटसाइड एयर इज स्क्वीजिंग द वाटर अप। ये इस तरह से होगा कि जो बाहर की हवा है वो उस पानी को ऊपर वाली साइड पे पुश करी। सो द की इज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। जो की है, मेन की, वो क्या है कि एयर प्रेशर का डिफरेंस जो ये सारा प्रोसीजर कर रहा है। लो प्रेशर है हमारे पास स्ट्रॉ के अंदर और बाहर प्रेशर हाई है, जिसकी वजह से बाहर वाला प्रेशर हाई होने की वजह से बाहर की एयर उस कैन के ऊपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। फोर्स अप्लाई करने से हमारे पास पानी जो है वो ऊपर वाली साइड पे मूव ऑन करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली।
इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि एक मेटल की वायर है हमारे पास, ठीक है, ये एक मेटल की वायर आप लोगों को नजर आ रही है। इस मेटल की वायर को अगर हम लोग बार बार बेंड करें, ठीक है, जिस तरह से ये पिक्चर में नजर आ रहा है कि इसको बार बार अगर इस तरह से बेंड किया जाए तो ये टूट जाती है, ठीक है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है हमारे पास व्हेन द सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेन। रिपीटेड स्ट्रेन का मतलब ये है कि उसकी लेंथ में, उसकी साइज और शेप में अगर बार बार चेंज लाया जाएगा, स्ट्रेन इज अ चेंज इन लेंथ, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को बार बार उसकी लेंथ में, उसके साइज में चेंज लाएंगे, द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल गेट ग्रेटली इम्पेयर्ड। इलास्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि वो दोबारा से अपनी शेप रीगेन कर ले, ठीक है। एक बॉडी अपनी शेप रीगेन करने की जो उसकी एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है या वीक हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक फैटीग। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिक फैटीग। जो क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि एक मेटल वायर को बार बार बेंड करने से वो टूट जाती है, ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ना हमसे, तो वो टूट जाती है, उसके पीछे रीजन देना हमारा बहुत लाजमी है कि इलास्टिक फटीग होता है कि इसका चीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हेन द सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेन, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को बार बार उसकी पोजीशन, उसकी लेंथ को चेंज करेंगे, द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल गेट ग्रेटली इम्पेयर्ड, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो वीक हो जाएंगी और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिक फटीग। Thus we are able to break the wire by repeating bending। इस वजह से हम उस वायर को बार बार बेंड करके तोड़ सकते हैं। क्यों? हम लोग क्या करते हैं, बेंड करेंगे एक दफा, दूसरी दफा बेंड करेंगे, तीसरी दफा बेंड करेंगे, बार बार बेंड कर रहे हैं, तो उस मेटल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है कि वो अपनी वापस अपनी शेप में आ जाएगी, वो प्रॉपर्टी आहिस्ता 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 खत्म हो जाएगी, तो वो दोबारा अपनी वापस उस शेप में नहीं आ पाएगी, वो टूट जाएगी। रिपीटेड बेंडिंग ऑफ अ मेटल वायर कॉजेस फटीग इन इट्स स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर में फटीग आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स, जिसकी वजह से उस मेटल के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं। ओवर टाइम दीज क्रैक्स ग्रो लार्जर एंड इवेंचुअली कॉज द वायर, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बेंड करते जाते हैं तो क्या होता है, वो क्रैक्स बड़े होते जाते हैं। द रिपीटेड बेंडिंग कॉजेस द मेटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू वीकन एंड डीफॉर्म, मेकिंग इट मोर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर। तो वो बार बार बेंड करने से क्या होता है, मेटल क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो वीक हो जाता है और वो डीफॉर्म हो जाता है, वो वापस अपनी शेप में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बेसिक रीजन इसके पीछे क्या होता है कि एक एलिमेंट के अंदर, एक मैटर के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी शेप को रीगेन कर सकता है। जब तक उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिमोलिश नहीं किया जाएगा, तब तक वो प्रॉपर्टी अपने वापस अपनी शेप में आती रहेगी। बट आप एक काम बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो उसकी वजह से उसकी वो इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, वो वापस अपनी शेप में नहीं आ पाएगी और वो डीफॉर्म हो जाएगी, मेटल केस में वो टूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ स्प्रिंग हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट K when loaded with a mass M is cut into two equal parts। एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए that what is spring constant। स्प्रिंग कांस्टेंट इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग, कि एक स्प्रिंग कितना स्टिफ है, ठीक है, कितना अकड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। उस स्प्रिंग को हम जब किसी भी मैस M के साथ, उस स्प्रिंग के साथ हमने एक मैस लटकाया नीचे वाली साइड पे, और हमने क्या किया, उस स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। वन ऑफ द पार्ट इज लोडेड विद द सेम मैस M अगेन। अब क्या होगा, उसमें से एक पार्ट को हम उसी मैस के साथ दोबारा से लोड कर देंगे। अब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, हमने ये चीज रिप्रेजेंट करनी है। सो अब इसका आंसर ये होगा दैट द स्प्रिंग कांस्टेंट K ऑफ अ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L। अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K किसी भी स्प्रिंग का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है, हम इस रिलेशन को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ना, दैट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L और K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, हम इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर हम लोग L को डिक्रीज करते हैं, हम किसी भी स्प्रिंग की लेंथ को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, आफ्टर दैट उसका K इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, अभी हम प्रोपोर्शनलिटी की बात नहीं करेंगे या कितना परसेंटेज इंक्रीज है डिक्रीज होगा, अभी हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि इस रिलेशन का क्या मतलब है। इस रिलेशन का ये मतलब है कि अगर एल डिक्रीज होगा तो के इंक्रीज हो जाएगा, अगर एल इंक्रीज होगा तो के डिक्रीज हो जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, व्हेन द ओरिजिनल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड द लेंथ l इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हमने ये बात की थी कि हमारे पास ये स्प्रिंग है जिसकी लेंथ हम उसकी लेंथ को l के साथ डिनोट कर रहे हैं और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है k। हमने उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। द लेंथ ऑफ ईच न्यू पार्ट बिकम्स l/2। अब हमने क्या किया, हमने एक ये पूरे स्प्रिंग की फॉर एग्जाम्पल लेंथ इतनी थी, इसको जब हमने हाफ पार्ट्स में कट किया तो एक पार्ट की लेंथ इतनी होगी और दूसरा स्प्रिंग इतना होगा। तो मतलब इसकी लेंथ कितनी बन गई, l/2। मतलब हाफ इस वाले के पास आ गया, हाफ स्प्रिंग ये है और हाफ स्प्रिंग ये है, 1/2 या l/2, क्योंकि अगर हम इसको l से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो l का हाफ हो गया, तो l/2 दोनों की लेंथ हो जाएंगी। ठीक हो गया। For one of these cut parts, the new spring constant denoted as k prime can be determined using the inverse proportionality। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपने ये बताना है कि अब इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। पहले ये जो एक से बगैर कटा हुआ स्प्रिंग था ये वाला, इसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट k था। अब क्या हो जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, जब हमारे पास ये दो स्प्रिंग्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, हमें लेंथ का तो पता चल गया कि ये लेंथ इनकी पहले जब भी कट नहीं था तो L थी, इस वाले स्प्रिंग की लेंथ L थी, और जब वो कट हो गया तो दोनों स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, l/2। ये चीज पता चल गई। अब हमें स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे पता चलेगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें इसके इसी इनवर्स रिलेशनशिप से पता चलेगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा कि अब देखें हमारे पास इन दोनों की लेंथ कम हो गई है। ठीक है, पहले लेंथ ज्यादा थी ना स्प्रिंग की, अब स्प्रिंग्स की लेंथ जो है वो कम हो गई है। जब लेंथ कम होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन। ठीक हो गया। अब वो जब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, सिंस द लेंथ इज हाफ द स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी डबल्ड। तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका डबल हो जाएगा। देयरफॉर द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट k प्राइम, और हम नए स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, k प्राइम से। पहले वाला स्प्रिंग कांस्टेंट k से, अब जो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स आएंगे उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे k प्राइम के साथ। देयरफॉर द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट k प्राइम इज इक्वल्स टू 2k। तो नंबर 9 है हमारे पास, व्हाई डू स्टैटिक फ्लूइड्स ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि स्टैटिक फ्लूइड्स हम लोग कहते हैं किसको है। स्टैटिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं या वो लिक्विड फॉर्म में जो भी आपका सब्सटेंस है जो मूव नहीं कर रहा होता, स्टिल एक जगह पे कांस्टेंट होता है, उसके अंदर कोई उसकी मोशन नहीं हो रही होती। किसी कंटेनर में ही हो सकता है कि वो मोशन में ना हो, वो स्टैटिक हो उस वक्त। अब वो ये कह रहे हैं कि वो स्टैटिक फ्लूइड हमेशा जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर करेगा। सो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही क्यों फोर्स एक्सर्ट करेगा, हमने इस चीज का आंसर देना है। ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास ये, हम इसका आंसर किस तरह से करेंगे, स्टैटिक फ्लूइड्स कैन ओनली पुश स्ट्रेट एट राइट एंगल्स टू एनी सरफेस। स्टैटिक फ्लूइड्स, वो वाले फ्लूइड्स जो मूव नहीं कर रहे होते, वो हमेशा पुश करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को एट अ राइट एंगल, स्ट्रेट एक्ट करेंगे उसके ऊपर। इफ दे पुश्ड साइडवेज द फ्लूइड वुड स्टार्ट टू फ्लो बट इट इज नॉट मूविंग। अगर वो साइडवेज एक्ट करते हैं, लाइक आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस फिगर में, ये देखें बिल्कुल साइडवेज इन 90 डिग्री के एंगल के ऊपर पार्टिकल्स जो होंगे लिक्विड के, वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। पैरेलल परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, अगर वो साइडवेज पुश करते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर लेकिन हमें मूविंग तो नहीं चाहिए, हम स्टैटिक फ्लूइड्स की बात करेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे। सो दे टू स्टे एट रेस्ट द फोर्स मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर उनको रेस्ट पे ही रहना है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करेंगे। इन शॉर्ट, फ्लूइड्स एट रेस्ट push only at the 90 degree to surfaces, never sideways। शॉर्टली हम इसको ये कहेंगे कि वो हमेशा 90 डिग्री पे करेंगे क्योंकि वो स्टैटिक फ्लूइड है। अगर वो साइडवेज एक्ट करते हैं तो आपका फ्लूइड मूव करना शुरू कर देगा। दैट्स व्हाई द स्टैटिक फ्लूइड्स ऑलवेज एक्सर्ट्स अ फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ कैन अ स्मॉल कार लिफ्टर लिफ्ट्स लोड हैवियर देन इटसेल्फ।
अब वो ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी कार लिफ्टर होती है हमारे पास, हमने मॉल्स में देखा है, काफ़ी फैक्ट्रीज में देखा है कि कार लिफ्टर्स उनके पास होती हैं कि वो बहुत हैवी लोड अगर उन्होंने एक हाइट तक पहुंचाना होता है तो वो कार लिफ्टर्स को यूज़ करते हैं। वो कार लिफ्टर्स अपने आगे वाली जगह के ऊपर, जिस तरह से आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस तरह से इस स्पेस के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, वो एक अपना ऑब्जेक्ट रख लेते हैं जो उनको चाहिए होता है, वो यहाँ पे रखने के बाद उसको ऊपर वाली साइड पे लेकर जाना होता है, सो उसको ले जाते हैं इसके मदद से। तो वो ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी कार इतना बड़ा वजन कैसे उठा सकती है, इसके पीछे क्या रीजन, क्या फिनोमिना है, इस चीज को एक्सप्लेन करें आप लोग। इसका आंसर है हमारे पास, a small car lifter can lift loads heavier than itself because it multiplies your force using leverage or hydraulics। अब वो कह रहे हैं एक छोटी सी कार लिफ्टर बहुत ज़्यादा हैवियर लोड उठा के लेकर जाती है टू अ सर्टेन हाइट, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ हो रही होती है। पहली चीज़ होती है लेवरेज और दूसरी चीज़ होती है हाइड्रोलिक्स। ये दो चीज़ें आपकी छोटी सी फोर्स को मल्टीप्लाइड करके उसको ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक पहुंचा देती हैं। तो सबसे पहली चीज मैकेनिकल जैक, जो हम लेवरेज की बात कर रहे हैं, वो क्या चीज है, अ लॉन्ग हैंडल मेक्स यू स्मॉल पुश स्ट्रॉन्गर। एक हैंडल होता है इस कार लिफ्टर के अंदर, जिसके थ्रू आप छोटी सी फोर्स लगाएंगे, स्मॉल पुश देंगे, वो स्मॉल पुश बहुत स्ट्रॉन्गर होके आगे वाले ऑब्जेक्ट की तरफ पुश करेगा, एक स्ट्रॉन्गर पुश देगा, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टन हाइट के ऊपर पहुंच जाएगा। सेकेंड चीज है हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिक्विड प्रेशर टर्न्स अ स्मॉल फोर्स ऑन अ स्मॉल पिस्टन। अब जो यहाँ पे जो बैठे ड्राइवर है वो क्या करेगा, उसके पास एक छोटा सा पिस्टन लगा होगा, ठीक है, वो उसके ऊपर अगर कम फोर्स लगाएगा तो वो कम फोर्स टर्न हो जाएगी एक बहुत बड़ी फोर्स के फोर्स में चेंज हो जाएगी, और वो बड़ी फोर्स एक बड़े पिस्टन के ऊपर लगेगी जो यहाँ पे आगे लगा हुआ है, और वो पिस्टन के थ्रू ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन हाइट के ऊपर पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपके लिए अनक्लियर रह गया हो, मैं अच्छे से नहीं समझा पाई, सो मस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल।